हेलो बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कलर्ड आयंस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आइए आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रांजिशन मेटल की एक और नई प्रॉपर्टी दैट इज कलर्ड आयंस। जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली कलर्ड। जैसे कॉपर का हम सॉल्ट लें, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के होते हैं, कोबाल्ट के सॉल्ट पिंक कलर के होते हैं, निकल के सॉल्ट ग्रीन कलर के होते हैं, आयरन के बहुत सारे सॉल्ट ब्राउन कलर के होते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये कलर्ड क्यों होते हैं? एक्चुअल में जब एनायंस ट्रांजिशन मेटल आयंस को अप्रोच करते हैं तो उस समय ट्रांजिशन मेटल्स का जो डी ऑर्बिटल सेट होता है वो डीजेनरेट सेट होता है। जब एनायंस इस मेटल आयन को अप्रोच करते हैं then this degeneracy will split up into the two sets। पहले इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और फिर यही डी ऑर्बिटल्स दो सेट में स्प्लिट अप हो जाते हैं, जिसको हम लोअर सेट को T2G सेट कहते हैं और जो हायर सेट होता है उसको EG सेट कहते हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है T2G और EG सेट में, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाउ यदि ट्रांजिशन मेटल आयन पर यदि अभी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो कहां जाएगा? लोअर T2G सेट में जाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इन द लोअर सेट will absorb energy from white light and rest of the light is transmitted। अपने आप को T2G सेट से EG सेट में ले जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट से कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। रेस्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड, बाकी की लाइट को ये ट्रांसमिट कर देगा। और जो लाइट ट्रांसमिट की जाएगी वही लाइट, वही कलर उस कंपाउंड का कलर होगा। इसीलिए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so their compounds are colored। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें टाइटेनियम हेक्सा एक्वा 3 पॉजिटिव आयन की, यहां पर जो टाइटेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी ऑर्गन 3d2 4s2। यहां पर टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो एक्वा का 0 चार्ज होता है, इसका हम x मान लें तो ये हो गया टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर। सो यहां पर टाइटेनियम 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? हमने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर 4th शेल से और 1 इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 3d1। बिकॉज इन दिस कंपाउंड titanium have one unpaired electron
जस्ट लाइक यहां पर हमने शो किया है, बिकॉज दिस विल हैव द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एब्जॉर्ब येलो लाइट फ्रॉम द व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है उसमें से ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेस्ट ऑफ द लाइट जो 6 कलर है उनको ये ट्रांसमिट कर देता है, और वो जो कलर रह जाते हैं उसका जो मिक्सचर हमें मिलता है दैट इज रिच इन पर्पल कलर। दैट इज वाई जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा 3 पॉजिटिव आयन होता है दैट अपीयर्स टू बी पर्पल, इसलिए ये हमें पर्पल नजर आता है। तो क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन n-1d ऑर्बिटल, दैट इज वाई most of the transition metal compounds are found to be colored. Most of the transition metal ions and their compounds are generally paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. Paramagnetic nature क्या होती है? यदि किसी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, then due to unpaired electrons, those substances are attracted by external magnetic field। और यदि किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है तो उस सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। And if the substance is repelled by the magnetic field, then those substances are called diamagnetic substances, repelled by the magnetic field। तब उनको हम क्या कहेंगे? diamagnetic substances कहेंगे। Because transition metal ions and their compounds, because transition metal ions and their compounds have unpaired electrons in n-1d orbitals, that is why transition metal and their compounds are paramagnetic in nature। ये जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज spin motion of the electron। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है, उसकी वजह से भी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है, उसकी वजह से भी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। परंतु क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहां पर ऑर्बिटल मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर इंपॉर्टेंट होता है स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कैलकुलेटेड बाय ड्यू टू द स्पिन मोशन ओनली, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons। यहां पर n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल आयंस और उनके कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1d ऑर्बिटल में, दैट इज वाई they are paramagnetic in nature।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एनायनिक स्पीशीज या न्यूट्रल लिगेंड्स या न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, they are linked to the central metal ion through the coordinate bond. Linked to the central atom by coordinate bond. ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या सिंपली कॉम्प्लेक्सीज भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सीज। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं? सपोज FeCN6 4 नेगेटिव, सपोज FeCN6 3 नेगेटिव, जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव, जिसमें ये जो एनायनिक स्पीशीज है या ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दैट इज लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन कंपैरिजन टू द s ब्लॉक एलिमेंट। इनका साइज स्मॉल होता है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, सो दैट ये जो लीगेंड्स हैं, एनायनिक स्पीशीज है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको ये मेटल आयन इजिली अकोमोडेट कर सकता है, रख सकता है। दैट इज व्हाई दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजिली। और थर्ड पॉइंट है बिकॉज ऑफ हाई आयनिक चार्ज। आयनिक चार्ज क्या होता है? साइज, चार्ज बाय साइज रेशो, चार्ज बाय साइज रेशो। इनका चार्ज बाय जो साइज रेशो होता है वो बहुत हाई होता है। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजिली। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं, दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी complexes to a large extent. Transition metals forms the interstitial compounds. Interstitial compounds क्या होते हैं? हमने solid state में पढ़ा था कि atoms are placed on their lattice sides, और इन lattice sides atoms के बीच में जो vacant space बच जाता है, those are called as a interstitial sites, या जिनको हम voids कहते हैं, those are called as a voids या hollows. Transition metals can entrap the small size atom like carbon, hydrogen, nitrogen, etc. in these interstitial sites. That is why they can form the interstitial compounds. Transition metals also able to form the alloys. Alloys हमें पता है, alloys होते हैं जब दो या दो से ज्यादा
एलिमेंट्स को मे बी मेटल और मे बी वन मेटल एंड नॉन मेटल या उससे भी ज्यादा को जब एक फिक्स कंपोजिशन में मिलाया जाता है तो उससे हमें एक नया मेटल मिलता है जिसको हम अलॉय कहते हैं। सो ट्रांजिशन मेटल्स आर एबल टू फॉर्म अलॉयज बिकॉज दे हैव approximately similar atomic size। जब सिमिलर एटॉमिक साइज है, सपोज ये होस्ट एटम है, होस्ट क्रिस्टल है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं लाइक दिस। जब हम इस क्रिस्टल में किसी दूसरे एलिमेंट को मिक्स करते हैं, उसकी डोपिंग करते हैं, क्योंकि दोनों के एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, इसलिए जो दूसरे एलिमेंट का एटम होता है वो इजीली होस्ट एटम को उसकी लैटिस साइड से रिप्लेस कर सकता है एंड सो दे कैन फॉर्म द अलॉयज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसी तरह से ब्रोंज होता है, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। बिकॉज इनके अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज हैं तो इसीलिए जो जिंक का एटम है वो होस्ट कॉपर के क्रिस्टल से कॉपर कुछ ही कॉपर एटम को रिप्लेस कर देता है, वहां से हटा के खुद जिंक के एटम उसकी जगह पर आ जाते हैं। So they can form the alloys easily। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यदि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जब एक हम सीरीज में चलते हैं तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक रेगुलरली इंक्रीज करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जब एक एलिमेंट से हम दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसीलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो बढ़ती चली जाएगी। सो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता चला जाएगा। दैट इज व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये जो इंक्रीज है, द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लो। जितना इंक्रीज होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उतना नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जाते हैं एक सीरीज में, सपोज यदि हम फर्स्ट 3D सीरीज की बात करें, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती चली जाती है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन भी तो साथ साथ बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहा है? डी ऑर्बिटल में बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर पुश करता है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इस आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है, परंतु शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये अट्रैक्शन कम हो रही है। दैट इज वाई शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जितनी अट्रैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस करनी चाहिए थी उससे कम करता जाता है। दैट इज वाई
जो इंक्रीज मिलना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी में एक सीरीज में, उससे कम इंक्रीज देखने को मिलता है। यदि हम बात करें लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज, जैसे सपोज जिंक, कैडमियम और मरकरी की यदि हम बात करें, दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज वाई आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। लाइकवाइज यदि हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, those will have the configuration 3d5, they have the exactly half filled configuration। और हमें पता है कि जो exactly half filled configurations होती हैं, they also have the extra stability, इसीलिए आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। 3D और 4D सीरीज के कंपैरेटिवली जो 5D सीरीज होती है, 5D सीरीज, दैट विल हैव द वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। 5D सीरीज कौन सी? जो होती है शुरू लैंथेनम, देन हैफनियम टू मरकरी। इस सीरीज की, यदि हम 5D सीरीज की बात करें, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग 3D सीरीज एलिमेंट से या उनके कॉरस्पॉन्डिंग 4D सीरीज एलिमेंट से बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, न्यूक्लियर चार्ज वेरी हाई। सेकेंडली इनमें लैंथेनम से हैफनियम जाते हैं तो यहां पर 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी हैफनियम टू मरकरी में 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट इज व्हाई आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उनके कॉरस्पॉन्डिंग 3D या 4D एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट्स से बहुत ज्यादा हाई होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकल 2 जो कंपाउंड्स होते हैं, निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स, दे आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं निकल 2 के कंपाउंड्स प्लेटिनम 2 से। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पर 2+ का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। इसी तरह से प्लेटिनम में भी 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो यदि हम इनके फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम देखें तो निकल 2 की जो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी है निकल की, उसकी वैल्यू कम होती है प्लेटिनम से। दैट इज वाई जो निकल 2 कंपाउंड्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन द प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। बट जो प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स हैं, प्लेटिनम 4 आर मोर स्टेबल देन nickel 4 compounds।
परंतु प्लेटिनम 4 जो कंपाउंड्स होते हैं वो निकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, निकल 4 कंपाउंड से, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें निकल की 4th ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर यदि हम इन फर्स्ट 2 और थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम करें तो निकल की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें मिलती है 11.29 इंटू 10⁻³ इसी तरह प्लैटिनम के यदि फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम हम देखें दैट इज फाउंड टू बी 9.36 और क्योंकि फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लैटिनम की वैल्यू कम है निकल से, दैट इज व्हाई जो प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन द निकल 4 कंपाउंड।